आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी के संबोधन पर आभार प्रकट करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। कल और आज, कल तो रात देर तक सभी माननीय सांसदों ने अपने विचारों से इस आभार प्रस्ताव को समृद्ध किया। कई माननीय अनुभवी सांसदों ने भी अपने विचार प्रकट किए और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की परंपरा भी है। जहां आवश्यकता था वहां प्रशंसा हुई, जहां परेशानी थी वहां कुछ नकारात्मक बातें भी हुई, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है। अतः कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार इस जगह पर बैठकर के राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को आभार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया है। और इसलिए मैं आज जनता जनार्दन का भी बड़े आदर के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन इस राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात, दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए। और मुझे दुख के साथ कहना है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। एक महिला जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो जाती है, वो या तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद, कठिनाइयों के झेलने के बाद इस छोटा सा अपना नित्य कर्म करने के लिए निकल सकती है। तब उसे क्या तकलीफ होती थी, ऐसे लोग समझ नहीं सकते। आदरणीय सभापति जी, हमने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहनों बेटियों की मुश्किलें दूर की। आदरणीय सभापति जी, आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आजादी के 75 साल के बाद देश में 75% करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास जल का करने के लिए नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में
फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, समस्या की पहचान करना एक बात है, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान कर करके छूट नहीं सकते। उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना होता है। हमने देखा है और पिछले 10 साल के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा। हमारा प्रयास समस्या की समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। पंद्रह पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। सभापति जी, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। माननीय सदस्य, मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सदन की गरिमा बनाए रखें। बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी करे उचित नहीं है, गलत तरीका है आपका। ये सदन की मर्यादा नहीं है आपकी। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनको इस तरीके से, गलत तरीका, ये गलत तरीका है। आप बैठे बैठे टिप्पणी करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है सब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है, अब भी बहुत कुछ बोलते हैं। जी, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया और असली लाभार्थियों को खोज खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। आदरणीय सभापति जी, ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी
देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। सरकारी खजाने में बचत हुई वो तो एक बात है और वो करना भी चाहिए, जैसा मैंने ट्रस्टीशिप की बात कही, लेकिन हमने इस बात पर भी ध्यान रखा है कि जन सामान्य के उनको भी बचत का लाभ मिलना चाहिए। योजना ऐसी हो ताकि जनता को भी बचत हो। और आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना, बीमारी के कारण सामान्य मानवी को जो खर्च होता था, अब तक जिन लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है उसी के हिसाब से मैं कहता हूं कि करीब करीब देशवासियों का आयुष्मान योजना का बेनिफिट लेने के कारण जो खर्चा उनको अपने जेब से करना पड़ता, वैसे 1,20,000 करोड़ रुपया जनता जनार्दन के बचे का काम करो, शुद्ध जल पहुंचाने का काम करो, कितना बड़ा फायदा हमारे सामान्य परिवार को हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नल से जल, मैंने प्रारंभ में उसका उल्लेख किया। WHO की रिपोर्ट आई है। WHO का कहना है कि नल से जल शुद्ध पानी मिलने के कारण उन परिवारों में जो अन्य बीमारियों के खर्चे होते थे, औसत 40,000 रुपया परिवार का बचा है। मैं ज्यादा गिन नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसी अनेक योजना है जिन योजनाओं ने सामान्य मानवी के खर्च में बचत की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते 10 साल में इनकम टैक्स को कम करके भी हमने मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए थे, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरते भरते आगे बढ़े। 2 लाख करोड़ रुपया 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये उस पर इनकम टैक्स माफी थी, और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए, और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। जी, आप जिस समय युवा मोर्चा में काम करते थे तब एक बात आप सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे, एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में R.K. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था, और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे, और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल है जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये पत्ता देंगे, वो पत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं।
दिल्ली में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बना करके रखे हुए हैं। लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है, संविधान को जीना किसको कहते हैं। हमने पीएम म्यूजियम बनाया और देश के पहले से लेकर के मेरे पूर्व तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन को और उनके कार्य को उस पीएम म्यूजियम बनाया गया है। और मैं तो चाहूंगा कि पीएम म्यूजियम में जो जो महापुरुष है उनके परिवारजनों ने समय निकाल करके म्यूजियम को देखना चाहिए और उसमें कुछ जोड़ने के लगता है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि वो म्यूजियम समृद्ध हो और देश के बालकों को प्रेरणा। यह होता है संविधान की भावना। अपने लिए तो सब करते हैं, खुद के लिए जीने वालों की जमात बहुत छोटी नहीं है। संविधान के लिए जीने वाले यहां बैठे हैं। जब सत्ता सेवा बन जाए तो राष्ट्र निर्माण होता है। जब सत्ता को विरासत बना दिया जाए तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है। देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया उसका हम स्मरण करते हैं। और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं न देश की एकता को समझ सकते हैं। हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है मेरे एक सवाल के जवाब में। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। पहले ताकि हम चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, अगर योजना है उसका हक है तो उस तक पहुंचना चाहिए। 1 रुपया और 15 पैसा वाला खेल नहीं चल सकता। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी
हमने रास्ता चुना है संतुष्टिकरण, पुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण। और उस रास्ते पर हम चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है उसको मिलना चाहिए। यह है संतुष्टिकरण। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक कोई मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत वही कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, घोड़ा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके ह्यूमन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं SHG में जुड़ी है। हमें और बड़े लक्ष्य पार करने और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं, सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, देशवासियों से आग्रह करता हूं। अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं होगी, अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम सबके लिए देश सर्वोपरि है और हम मिलकर के
विकसित भारत के सपने को अपना 140 करोड़ देशवासियों का सपना नहीं, अपना सपना, इस सपने को लेकर के चल पड़े, देश विकसित होगा। हमारी बात की जो पीढ़ियां होगी वो कहेगी कि 2025 में एक संसद ऐसी थी जहां बैठा हुआ हर सांसद विकसित भारत के सपने के लिए पूरा करने के लिए काम कर रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, सदन का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।